तो आज स्टार्ट करेंगे। लिक्विड वही फ्लूइड्स हमारा चल रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने लास्ट में सरफेस स्टेशन वगैरह पढ़ लिया था। आज हम लिक्विड प्रेशर पढ़ लेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसी से आगे बढ़ते हुए बर्नौलीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये एक टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट जो होगा, उस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट होगा। वेट एक तरीके का फोर्स है। जब ये वेट इस टेबल पे लगेगा, यानी कि इस वेट की वजह से इस टेबल पे एक पुशिंग फोर्स लगेगा, तो क्या होगा कि ये टेबल एक रिएक्शन देगी, है ना। इस रिएक्शन, और ये जो अगर ये टेबल पे रुका हुआ है, मतलब अगर ये टूट नहीं रही है टेबल, तो उस केस में इसका जो वेट होना चाहिए और रिएक्शन, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स अगर लगा रहे होते हैं, तो एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन जरूर जनरेट होता है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई, मान लेते हैं लिक्विड है, और इस लिक्विड में अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो लिक्विड में ये जो बॉडी है, ये लिक्विड से हर पॉइंट पे टच हो रही है, हर पॉइंट पे इस पे मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा कि लिक्विड जो है इस बॉडी के हर पॉइंट पे एक फोर्स लगाएगी। मतलब यहाँ 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 हर जगह, है ना। नीचे से भी, और ऐसे इधर से भी, हर तरफ से, और ऐसे ही ऊपर से, और ऐसे ही जो है 3D में देखें तो आगे पीछे, मतलब हर तरफ से जहां भी लिक्विड इस बॉडी को टच कर रही है, वहां पे लिक्विड क्या करेगा, इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, इसी को हम थ्रस्ट बोल, क्या बोल रहे हैं, थ्रस्ट। बाद में इसी को हम अपथ्रस्ट, देखो एक होता है थ्रस्ट, एक होता है अपथ्रस्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होगा, ये जो फोर्स लग रहे, ठीक है ना, इन फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि ये जो लिक्विड है ये इस बॉडी को ऊपर की ओर पुश करेगा। अब ये जो लिक्विड है इसे हर तरफ से फोर्स लगा रहा है, इसका कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि ये लिक्विड जो है इस बॉडी को ऊपर की ओर पुश करेगा। उसी को हम बायर्स फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम थ्रस्ट और अपथ्रस्ट में डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट नॉर्मली क्या है कि कोई लिक्विड के कांटेक्ट में जब भी बॉडी आती है, तो उसके हर पॉइंट पे एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब ये फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि अभी हम अभी मतलब ये चीज़ डराइव भी करेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये लिक्विड है। अब अगर लिक्विड के में कोई पॉइंट हम पी कंसीडर करें, तो इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का इतना एक कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो कॉलम है, इसमें जो लिक्विड है, इस लिक्विड का कुछ वेट होगा। उस वेट की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, ठीक। और जब फोर्स जनरेट होगा तो प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हर यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो प्रेशर है, अब इसका मतलब है कि लिक्विड में हर पॉइंट पे एक प्रेशर होता है, डिपेंडिंग आप कितनी डेप्थ में है ऊपर से। मतलब ये जो सरफेस है, सरफेस से आप कितनी डेप्थ पे देख रहे हैं, हर पॉइंट पे क्या होता है, एक प्रेशर होता है, ठीक है। तो अगर जैसे हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, एक प्रेशर होगा, ठीक। और ये प्रेशर हर तरफ लग रहा होगा, हर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, वो और ये बॉडी का जो एरिया है, ये मिल के यहाँ पे एक फोर्स देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस बॉडी के हर पॉइंट पे लिक्विड की का फोर्स लगता है, ठीक है ना। उसी को हम क्या कह रहे हैं, थ्रस्ट कह रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हम देखेंगे प्रेशर टू लिक्विड कॉलम। मान लेते हैं एक कंटेनर है, लिक्विड यहाँ तक के फील्ड है। अब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के डेंसिटी रो है, डेंसिटी क्या है, रो है। अब
मान लेते हैं अभी हमने बताया कि लिक्विड के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो सिलेंडर मैंने कंसीडर किया है, ये भी समझो लिक्विड का ही बना हुआ है। मतलब लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही, उसी सेम मटेरियल का एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, जो कि पूरे लिक्विड से ही बना हुआ है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए है, और इसकी हाइट एच है, ठीक है। अब क्योंकि ये सिलेंडर पूरा लिक्विड के अंदर है, तो इसके ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को 1 कह देते हैं, इस पॉइंट को 2 कह देते हैं। तो हर पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा होगा, है ना। पीछे हमने बताया कि हर पॉइंट पे क्या होता है, एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में अंदर की ओर मान लेते हैं F1 है, और इस पॉइंट पे जो लग रहा है वो ऊपर की ओर F2 है, ठीक है। और इससे साइड में भी हर तरफ से फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे इधर भी हर तरफ से फोर्स लग रहा होगा। अब ये जो साइड में फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि इसके जो कर्व सरफेस एरिया पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऊपर से सेम हाइट पे है। देखो, जैसे ये पहला फोर्स जितनी डेप्थ में है उतनी ही डेप्थ में यहाँ भी पहला फोर्स है, तो ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे ही हर पूरे कर्व सरफेस एरिया में हर पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। इसका एक रीजन, एक इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि सेम हाइट पे है, ठीक है। एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि जब लिक्विड, अगर आप ऐसा कोई लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं, तो लिक्विड अपने ही आप में कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा होता है, कि अपने ही आप में वो स्क्वीज हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर लिक्विड अपने ही आप में स्क्वीज नहीं हो रहा है, यानी कि उस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। तो साइड वाले टोटल फोर्स भी जीरो होने चाहिए, और अप डाउन वाले भी टोटल फोर्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब अगर हम इस वाटर को कोई स्टेर नहीं कर रहे हैं या कुछ इसमें मोशन नहीं कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वाटर है, ठीक है ना, या जो लिक्विड है, वो लिक्विड अपने मतलब उसमें मेंटेन रहता है शेप में, ना उसके शेप में ऑटोमेटिक कोई चेंज हो रहा होता है, ना वो श्रिंक कर रहा होता है, ना वो जो है एक्सपैंड कर रहा होता है। इसका मतलब है कि ऑल फोर्सेस का सम जीरो है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया पे लगने वाले भी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, और अप डाउन का भी जीरो होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्ट जीरो होता है, इनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब जो ऊपर से फोर्स लग रहा है वो देखो नीचे की ओर लग रहा है F1, ठीक है। अच्छा, इस पूरे सिलेंडर का खुद का एक वेट होगा, इस सिलेंडर का एक खुद का वेट होगा। ये वेट जो है वो नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक। तो F1 + W, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2, क्योंकि F2 जो है नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है ना, ये सरफेस वन, ये सब, ठीक। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। तो F1 की जगह आ जाएगा P1 प्रेशर इंटू एरिया ए, प्लस वेट की जगह लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये मास हो गया, इंटू ग्रेविटी जी वेट। F2 की जगह लिख सकते हैं प्रेशर 2 इंटू एरिया ए। अब इस वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, P1A प्लस वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। ए का एरिया ऑफ बेस क्या है, ए है, और हाइट एच है। एरिया इंटू हाइट, रो जी इक्वल टू P2A। पूरे में ए कॉमन लेके काट दो, P2 इक्वल टू आ गया P1 प्लस एच, रो, है ना। यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, तो इस प्रेशर P1 प्लस इतना और प्रेशर। अब ये प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे जो एच रो जी है, ठीक है, ये है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। क्या है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, ठीक है। लिक्विड और जो P1 प्रेशर है वो जाहिर सी बात है, P1 प्रेशर वो भी इसके ऊपर जितना लिक्विड कॉलम प्रेजेंट होगा उसकी वजह से होगा, ठीक है। इस प्रेशर को दूसरा नाम गॉस प्रेशर भी दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे कहे गेज प्रेशर निकालना है या प्रेशर निकालना है, तो आपको सिर्फ लिक्विड कॉलम वाला प्रेशर लेना है, ठीक है। ओके, अब इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे पहला, अगर हम ऐसा केस देख रहे हो कि मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, ये बंद है बिल्कुल, ठीक।
इसमें लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है और लिक्विड की एच डेप्थ नीचे हम किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहते हैं पी, और ये क्योंकि बंद है यहाँ पे मान लेते हैं वैक्यूम है, यानी कि कोई भी तरीके का एयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि इस केस में अगर हम बिल्कुल सरफेस, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, कोई दो पॉइंट लिए थे जो कि एच डेप्थ पे थे और दोनों पॉइंट लिक्विड के अंदर माने थे मैंने, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये दोनों लिक्विड के अंदर माने थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक पॉइंट लिक्विड के ऊपर ले लें, मतलब लिक्विड की सरफेस पे मान लें, और दूसरा पॉइंट जो है जहाँ पे हम प्रेशर निकालना चाहते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को मान लो हम एच डेप्थ नीचे ले लें, तो उस केस में जो P1 प्रेशर होगा, P1 तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर कोई भी लिक्विड नहीं, ठीक है, और ना ही कोई गैस है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा ना कि एटमॉस्फेयर की वजह से भी तो एक प्रेशर होता है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो क्योंकि ये हमने बंद रखा है, इसमें कोई और मतलब गैस नहीं प्रेजेंट है, तो उस गैस का भी कोई प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे P1 प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो और P2 प्रेशर को केवल P मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम सीधे सीधे बन जाता है एच ओ। ठीक है, इसी को हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं कई सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, अच्छा, अगर सेकंड केस, अगर ये ऊपर से खुला होता कंटेनर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो अगर आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि आप सिर्फ लिक्विड प्रेशर ही निकालिए, ठीक है, तो आप P इक्वल टू एच रो जी ही निकालेंगे। लेकिन अगर और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो सरफेस है उस पॉइंट पे प्रेशर जीरो ना लेके पी नॉट लेंगे, क्योंकि पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट लेंगे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एच डेप्थ नीचे अगर हम प्रेशर देख रहे हैं पी, तो पी प्रेशर फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट, P1 की जगह आ जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी। क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रेशर हम कंसिडर करेंगे जब भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, हाँ, अगर कहा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेना है, तो उस केस में हम केवल एच रो जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रेशर के कुछ एविडेंस देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल क्वेश्चन में भी आता है, न्यूमेरिकल भी बनता है उसका, तो उसको देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, क्या है कि लिक्विड, मान लेते हैं कभी फिश टैंक देखा हो, फिश टैंक में नीचे से अगर कोई बबल क्रिएट होता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बबल क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो ऊपर जाते जाते वो क्या हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो जब बबल क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, तो इस बबल के अंदर भी कोई प्रेशर होगा जिसे हम कह सकते हैं एक्सेस प्रेशर। ठीक है ना, के अंदर भी प्रेशर होगा, और इस बबल को चारों ओर से ये जो लिक्विड है ये इस पे प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है ना, ये प्रेशर कौन सा होगा, ये पी, ये मान लेते हैं एच हाइट, एच डेप्थ नीचे है, तो ये प्रेशर होगा एच रो जी ड्यू टू लिक्विड, है ना। और मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच रो जी। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे हाइट कम होगी, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ दे रहे हैं, जैसे जैसे डेप्थ कम होगी वैसे वैसे इसके अराउंड प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, देखो जो एक्सेस प्रेशर था वो तो वही रहेगा जो था, लेकिन बाहर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया, इसीलिए क्या होगा कि जो एक्सेस प्रेशर है वो डोमिनेट करेगा थोड़ा सा, और इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसी का न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल ये आता है कि एक बबल क्रिएट हुआ, ठीक है, और वो बबल मतलब जो है मान लेते हैं कि किसी टैंक के बिल्कुल फ्लोर पे क्रिएट हुआ, और वो एच हाइट आपको दे देगा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर जो भी देना चाहे, उतनी हाइट पे जाके उसका रेडियस क्या हो जाएगा ये पूछा जाता है। ठीक है ना, और ये कहता है कि ये पूरा प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा है, तो आप बॉयल्स लॉ लगा के पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस लॉ को लगा के इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ऐसी प्रॉब्लम में अगर आप इस पॉइंट पे प्रेशर जीरो ले लेते हैं,
ठीक है ना। तो इक्वल टू में रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसीलिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी ना तो सरफेस पे जो प्रेशर लिया जाएगा वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाएगा, यानी P2 की जगह आ जाएगा P0। P2 आपको निकालना होगा और P1 की जगह आ जाएगा आपका P0 प्लस एच रो जी। ठीक है ना, एच रो जी। और V1 की जगह आ जाएगा V1। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका लिक्विड ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि इसके कंपैरिजन में इसको आप नेगलेक्ट कर दें। ठीक है, लेकिन यहाँ से नेगलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ से भी आप नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो फिर वॉल्यूम आप कैलकुलेट करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, कि भाई ये चीज़ 0 हो जाएगी तो V2 वॉल्यूम निकालेंगे तो जीरो डिवाइड करने क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो इसी ऐसी प्रॉब्लम के लिए ही हम बता रहे हैं कि जब भी हम प्रेशर लेते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो जो लिक्विड का प्रेशर है वो लिया जाएगा, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिया। ठीक है, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जो कि ये शो करता है कि मतलब लिक्विड का प्रेशर काम करता है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पे इसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि एक्सप्लेन हो रहा है कि हाँ प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। और दूसरा, इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे करना है। ठीक है, बाकी बेसिक एग्जांपल्स बहुत सारे हैं कि जैसे अ, जो स्विमर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल सूट होता है। जब वो ज़्यादा गहराई में जाते हैं वो सूट पहन के जाते हैं, ताकि कि बॉडी का जो प्रेशर है वो उतना ही मेंटेन रहे जितना एयर में रहता है ना। नहीं तो जो है उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, उनकी बॉडी मतलब जो है अब एक्चुअल में हर तरफ से वो हो जाएगी। जैसे अभी लास्ट ईयर एक केस हुआ था, एक मिनी सबमरीन बहुत नीचे गई थी टाइटैनिक का मतलब क्रैश देखने की, कहाँ टाइटैनिक गिरा था। ठीक है, और उस मिनी सबमरीन में अंदर कुछ मतलब उसकी कोई मशीन खराब हो गई जिसकी वजह से प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाया, और वो विद इन अ मिली सेकेंड इम्प्लोड हो गई। एक्सप्लोड नहीं, मतलब एक्सप्लोड नहीं, इम्प्लोड हो गई, दब गई। ठीक है ना। तो चारों तरफ से जो प्रेशर लगा उसने क्या किया, उसको इम्प्लोड कर लिया। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फिशेस, जितनी भी फिशेस हैं उन सबका शेप ऐसा होता है कि वो साइड से फ्लैट होती हैं और ऊपर से क्या होती है, एरिया कम रहता है। ऊपर से एरिया कम रहता है और साइड से एरिया ज़्यादा रहता है। क्यों? ताकि ऊपर से जो प्रेशर लगे, है ना, की वजह से फोर्स कम जनरेट हो, क्योंकि फोर्स का मतलब प्रेशर इनटू एरिया होता है ना। ठीक है, इस तरीके से कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो प्रेशर को और लिक्विड प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए काम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि इफ इफेक्ट ऑफ ई मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट, तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इस सेम, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। इसका दूसरा मतलब ये है, इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आप लिक्विड के किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे लगने लगेगा। ठीक है ना, क्या कह दो मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो हमने किसी पॉइंट पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया, तो हर पॉइंट पे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा कि 100 पॉइंट है तो हर पॉइंट पे 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए, नहीं। हर पॉइंट पे 10 ही का फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट, अगर हम किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं एट एनी पॉइंट, है ना, देन दैट प्रेशर, वो प्रेशर जो होगा इज अप्लाइड एप्लीकेट एट, वही प्रेशर क्या होता है, इक्वली हर पॉइंट पे लगता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं एक लिक्विड, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मान लेते हैं कि यहाँ पे तुमने कोई प्रेशर लगाया P0। ठीक है, तो जैसे पीछे हम देख ही रहे थे, यहाँ पे हम प्रेशर P0 लगा रहे थे, तो यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा था वो कितना आ रहा था, कैलकुलेट ही किया था अभी। यहाँ पे प्रेशर आ रहा था P इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी आ रहा था ना, एच डेप्थ नीचे।
यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा था, पी नॉट प्लस एच रो जी। अगर आप यहाँ पे निकालते प्रेशर तो क्या आता, तो मान लेते हैं यहाँ पे हाइट एक्स होती, तो यहाँ पे प्रेशर आता पी नॉट प्लस एक्स रो जी। देखो ये जो लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो तो सब में अलग है, लेकिन एक चीज सब में से हमारी पी नॉट, ठीक है। अब अगर हम जी के इफेक्ट को ना लें, यानी जी को अगर हम जीरो कर लें, मान लो इसको जीरो कर दें, तो क्या होगा, हर पॉइंट पे प्रेशर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वही यहाँ पे भी है। यही पास्कल लॉ, ठीक है। देखो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ये कहें कि प्रेशर, देखो अगर हम सिंपली ये करें कि प्रेशर हर जगह सेम रहता है, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको फिर से बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में इस पॉइंट पे जो प्रेशर है P1 और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है P2, और ये दोनों H डेप्थ नीचे है, तो जो P2 है वो एक्चुअल में P1 प्लस एच रो जी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेविटी के इफेक्ट को हटा दें, ठीक है, तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे अगर हम एच जी को जीरो ले लें तो प्रेशर P2 और P1 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब हम पास्कल लॉ पे बेस्ड कोई मशीन बनाते हैं, ठीक है, तो कोई मशीन जो बनाते हैं तो वो मशीन तो हमारी मतलब ग्रेविटी में ही काम करती है, यानी ग्रेविटी को हम इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी को हम इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या, पास्कल लॉ काम नहीं करेगा, काम करेगा। वो ऐसे काम करेगा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें, मान लेते हैं कुछ 20 न्यूटन का, ठीक। तो जब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो जो P1 पॉइंट है यहाँ भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर 20 का ऐड हो जाएगा। मतलब अगर P1 प्रेशर देखेंगे तो वो हो जाएगा जो पहले P1 था प्लस 20, और जो P2 प्रेशर देखेंगे आप यहाँ पे वो कितना होगा, जो पहले P2 प्रेशर था जो कि P1 प्लस एच रो जी था प्लस 20, यानी जो 20 आपने इंक्रीज किया है वो इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप जी को कंसीडर करें चाहे ना करें, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इसीलिए मैंने लिखा है, सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि आप जी को कंसीडर करें या ना करें, अगर आप कोई प्रेशर अलग से लगाते तो वही प्रेशर हर जगह पे पहुंच जाए, ठीक है। बस अगर आप जी को कंसीडर करेंगे तो वहां पे प्रेशर इक्वल नहीं होगा, वहां पे क्या होगा कि जो प्रेशर आपने लगाया वो भी रहेगा, साथ साथ जो लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से प्रेशर आ रहा है वो भी रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हम मशीन बनाते हैं उसमें हमारा मेन जो मतलब एम रहता है वो इस प्रेशर से रहता है जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, तो ऑलरेडी लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से आ रहा है उसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है पास्कल लॉ। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में कैसे काम करती है। टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, पास्कल लॉ पे बेस्ड एक लिफ्ट है, ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में हेल्प करती है विद एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स। अब इतना कोई बॉडी मान लेते हैं 100 किलो की, अब हम 100 किलो फोर्स उस पर नहीं लगा सकते, मान लिया हमारे पास इतना मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उस 100 किलो की बॉडी को हम 10 किलो के वेट से उठा लें, मतलब हम उतना ही फोर्स लगाए जितना हमको 10 किलो को उठाने में लगाना पड़ता, या 5 किलो को उठाने में लगाना पड़ता, और वो 100 किलो की बॉडी क्या हो जाए, लिफ्ट हो जाए, उठ जाए, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम है, यानी कि ये एक तरीके से फोर्स मल्टीप्लायर है। मशीन क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है, ये फोर्स को आपके मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। अब मशीन्स में कुछ टर्म्स होते थे, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन मेन टर्म्स होता है मैकेनिकल एडवांटेज। अगर कोई मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज जरूर से ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखना है, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। लोड अपॉन एफर्ट, यानी लोड वो चीज़ है जिसको आपको उठाना है, एफर्ट वो फोर्स है जो आप लगा रहे हैं। तो जब आपका लोड ज़्यादा होगा और आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, तो ही आप कहेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है। और जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है तो आप कहेंगे कि ये मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है। अब ये मशीन कैसे बनती है वो देखते हैं, उसका एक रफ स्केच ये है।
जैसा एक, मतलब यहाँ पे एक फ्लूइड में भरा हुआ, ठीक है ना। अब ये फ्लूइड नॉर्मली कोई ऑयल होता है, क्यों? क्योंकि ऑयल जल्दी कंप्रेस नहीं होता, लेस कंप्रेसिबल होता है, डेंस, ठीक है। तो कोई ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। इसमें दो पिस्टन लगे हुए हैं, एक यहाँ से पिस्टन लगा, एक यहाँ से पिस्टन। ये पिस्टन क्या कर रहे हैं, ये पिस्टन P1 कह दो पिस्टन को, या P1 P2 से तो प्रेशर हम डिनोट करेंगे। पिस्टन मतलब ये पिस्टन है, ये भी पिस्टन है। ये क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक तो ये लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देंगे, दूसरी चीज यही हमारा बेस की तरह वर्क करेगा, इसी पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो मान लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट को मुझे उठाना है वो वेट W यहाँ पे लगा दिया मैंने, रख दिया, ठीक है। अब ये जो वेट है W, ये की ओर काम करेगा, नो डाउट, ठीक। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो दो पिस्टन है उनके एरिया अलग अलग रखते हैं। इस एरिया को मान लेते हैं कैपिटल ए कह देते हैं, और इस एरिया को स्मॉल ए कह देते हैं। एक एरिया बड़ा होता है और एक एरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बड़ा एरिया है उस पर हम वो लोड रखते हैं जिसको हमको उठाना है, लोड को हम एल ही कह देते हैं। और यहाँ पे हम वो फोर्स लगाते हैं स्मॉल एफ, इससे हम इस बॉडी को उठाना चाहते हैं। जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ये पिस्टन नीचे जाएगा, ये पिस्टन नीचे जाएगा, ये लिक्विड पूरा कंप्रेस होगा। मतलब कंप्रेस तो एक्चुअल में होगा नहीं, क्योंकि जो है लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है, फ्लूइड में। तो ये कंप्रेस नहीं होगा तो क्या करेगा, जब ये लिक्विड नीचे आएगा, ठीक है, तो ये इसे पुश करेगा और ये लोड ऊपर उठ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे उठ रहा है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया, मान लेते हैं P1, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया P1। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर मैंने यहाँ जनरेट किया है वही प्रेशर हर जगह लगना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रेशर एक डेवलप होगा P2, ठीक है। जब हम पुश करेंगे नीचे की ओर तो प्रेशर नीचे की ओर जनरेट होगा, और यहाँ से ऊपर की ओर लिफ्ट होगी तो इसमें प्रेशर ऊपर की ओर जनरेट होगा। अब ये जो प्रेशर P2 है और ये जो प्रेशर P1 है, ये दोनों होने चाहिए बराबर। पास्कल लॉ ये कहता है कि जितना प्रेशर आपने किसी पॉइंट पे लगाया उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे आ जाएगा। अब इस प्रेशर P1 का फॉर्मूला है स्मॉल फोर्स इनटू एरिया ए, और इस प्रेशर का फॉर्मूला है लोड अपॉन कैपिटल एरिया ए, ठीक है। तो स्मॉल एफ की वैल्यू अगर आप निकालें तो क्या आ जाएगी, एल स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। अब एक करके देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, स्मॉल ए जो एरिया है मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे फोर्स लगाया, और कैपिटल ए आपने जो ले लिया मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। अगर आप ये दोनों चीज़ें यहाँ रखें तो आपको मिलेगा कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो लोड अपॉन 100 है, यानी आपका जो भी लोड है उससे आप 100 टाइम्स कम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये आप 100 टाइम कम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। जैसे अगर आपको यहाँ पे 100 किलो की बॉडी उठानी है तो 100 को 100 से डिवाइड कर दिए 1, यानी कि आपको 100 किलो की बॉडी उठाने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना 1 किलो की बॉडी को उठाने के लिए लगाना पड़ा, ठीक है। अब ये पूरा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, नो डाउट अगर आप सॉरी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, नो डाउट अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये आंसर 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्यों कि यहाँ पे कुछ ना कोई फ्रिक्शन वगैरह काम कर रहा होगा, ठीक है ना, जिसको हमने क्या किया है, इग्नोर किया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है कि हम उस बॉडी को मतलब हम अपने फोर्स को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे निकालें इस मशीन का तो आना चाहिए लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड यहाँ पे एल है और एफर्ट हमारा अप्लाइड फोर्स स्मॉल एफ है, ठीक है। तो एल बाई एफ यूज कर सकते हैं, या तो एल बाई एफ के लिए वैल्यू निकाल लो, एल बाई एफ आ जाएगा कैपिटल ए बाई स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर आपको एरिया दिए हुए हैं तो आप एरिया के रेशियो से भी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितना मैकेनिकल एडवांटेज डेवलप होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक एग्जाम्पल है, इसमें आपने क्या किया, फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिया। सेम चीज हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी काम करती है। ब्रेक्स होते हैं उसमें भी यही होता है, तो डिस्क ब्रेक होता है उसमें एक लिक्विड भरा होता है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जहाँ पे आप ब्रेक लगाते हैं वहाँ का एरिया बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। और वो जो पाइप गई होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है वो क्या करती है, उस ब्रेक्स के मतलब ब्रेक्स का जो सिस्टम है उस पर जाके ऑयल भरा होता है। मतलब अगर आप पूरा सिस्टम देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, अरे ये व्हील है और व्हील के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं,
ब्रेक शू होते हैं, तो क्या करते हैं, ब्रेक्स को मतलब लगाते हैं, और ये ब्रेक शू एक दूसरे से स्प्रिंग से अटैच होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं किसी तरीके से यहाँ पे लिक्विड है वो आता है, तो जब लिक्विड अंदर आता है तो ये क्या होता है, ब्रेक शू ऐसे पुश हो जाता है। अब ये एरिया ज़्यादा रखा जाता है ब्रेक शूज का, कैपिटल ए। ये क्या होता है, जब ये पुश होते हैं तो ये ब्रेक शू ऐसे उस तरफ पुश होके, और जो व्हील है उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं या व्हील को जाम कर देते हैं, ठीक है, और फोर्स, और जो है ब्रेक लग जाता है। जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करते हैं, ये जो स्प्रिंग है ये वापस से इनको अपनी पोजीशन पे ले आता है, और जो है व्हील फ्री हो जाता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, फायदा दो है, एक तो हमें कम फोर्स लगा के ब्रेक्स मिल रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि नॉर्मल ब्रेक के मुकाबले इसमें देखो, हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो हर पॉइंट पे इक्वली जा रहा है। तो अगर आपने इस मतलब ये जो वायर है, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड फ्लूइड की जो पाइप है, तो आपने चारों टायर्स पे आगे पीछे लगा रखा है, ठीक है। तो जब आप एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे तो चारों पे इक्वली प्रेशर डेवलप होगा, और जो ब्रेक लगेगा वो चारों पहियों पे इक्वल लगेगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है कि ऐसे जो ब्रेक्स हैं वो हर टायर पे इक्वल लगते हैं, जिसकी वजह से किसी तरीके की स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, स्किड नहीं करती, स्लिप नहीं होती, स्किड नहीं करती। अब जैसे आ, बाकी बाइक्स वगैरह में क्या होता है, मान लेते हैं आपने आगे का ब्रेक लगा दिया, अब पीछे का पहिया अभी भी रन कर रहा है, और मेन इंजन तो पीछे से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपने जो है आगे का ब्रेक लगाया लेकिन पीछे का नहीं लगाया, या ब्रेक में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, आगे का ज़्यादा लग गया पीछे का कम लग गया, ठीक है, ठीक है? तो क्या होगा, तो उस केस में जो है आपका जो गाड़ी है वो क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, ठीक है? वैसे इन सब से बचने के लिए एबीएस टेक्नोलॉजी बनाई गई है, एंटी ब्रेकिंग, एबीएस मतलब एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम, यानी कि अगर आप ब्रेक लगा दें तो ब्रेक लॉक नहीं होता है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ब्रेक लगता है, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेक अब दोनों पहियों पे कंपेयर होता रहता है, कि अगर एक तरफ ज़्यादा लग रहा है तो वो ब्रेक ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, खैर इसमें ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है कैसे काम करता, बस ये मुझे मालूम है। हाँ, पलटती नहीं है गाड़ी एबीएस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो बैरोमीटर है ना। हम एक सिंपल बैरोमीटर को समझ लेते हैं और वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो, एक सबसे सिंपलेस्ट बैरोमीटर ये है कि एक कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या किया, मरकरी भर दी, ठीक। मरकरी भरने के बाद क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब पे मान लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं इस पे स्केल बना हुआ है ऑलरेडी, है ना। स्केल ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में मरकरी को मैंने पूरा फिल कर दिया ऊपर तक, और ऊपर तक फिल करने के बाद इस पे इन्वर्ट कर दिया, पे उल्टा लगा दिया, ठीक है। जब इसको हम इस पे इन्वर्ट कर देते हैं, पहले क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में पूरा ऊपर तक के मरकरी भरा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि देखो, जैसे मरकरी अभी यहाँ पूरा ऊपर हाइट फुल भर रहा आपने, और इसको इसके ऊपर इन्वर्ट करके रख दिया। जैसे इन्वर्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे एक प्रेशर डेवलप होगा। इस पूरी मरकरी की हाइट मान लो कैपिटल एच है, तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा पी, ठीक है, वो इस पूरी हाइट की वजह से प्रेशर डेवलप, जब यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा तो ये पूरा जो मरकरी है वो नीचे आने लगेगा, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, जिसकी वजह से ये प्रेशर लगेगा। अब जब ये प्रेशर लगेगा, ठीक है, ठीक, तो प्रेशर लगेगा तो ये जो मरकरी का लेवल है ये ऊपर जाने लगेगा इधर, ठीक। अच्छा, साथ ही में इधर उधर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा होगा, तो हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है, पी नॉट, ठीक। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर बाहर काम कर रहा है, इस मरकरी की ट्यूब के अंदर नहीं काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से बंद है। अब जब ये प्रेशर काम करता है तो ये प्रेशर क्या करेगा, इस लिक्विड को, ये जो मरकरी है इसे ऊपर आने से रोकेगा, ठीक है। अब जब तक ये पी नॉट से ज्यादा है तब तक क्या होगा, इसमें से मरकरी नीचे आएगा और लेवल यहाँ पे ऊपर उठेगा। लेकिन जब ही जैसे ही पी नॉट और पी बराबर हो जाएंगे, मान लेते हैं जब मरकरी एच हाइट पे आ गया, स्मॉल एच हाइट पे, जब मरकरी स्मॉल एच हाइट पे आ गया, ठीक है, तो जो प्रेशर डेवलप हुआ स्मॉल एच हाइट पे आने से जो प्रेशर डेवलप हुआ पी, ठीक है,
वो मान लो पी नॉट के बराबर होता है। तो जब ये पी नॉट और पी बराबर हो जाएंगे उसके बाद ये मरकरी का लेवल नीचे नहीं गिरेगा, वहीं पे ये रुक जाए। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि पी नॉट हमें मेजर करना था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या किसी और चीज का प्रेशर है, जिसका भी प्रेशर हम मेजर करना चाह रहे हैं, इक्वल टू, और ये पी का फॉर्मूला हम एच रो जी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, कई क्वेश्चंस में जो आपको प्रेशर दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है 76 mm ऑफ एच जी प्रेशर है, यानी कि आपको क्या करते हैं, प्रेशर को एच जी यानी मरकरी की हाइट के टर्म्स में दे देते हैं। ठीक है। तो अगर आपको प्रेशर मरकरी की हाइट के टर्म्स में दिया जाए और आपको प्रेशर रियल प्रेशर निकालना हो तो आपको एच रो जी लगाना पड़ेगा, जहाँ रो आपका मरकरी का डेंसिटी हो जाएगा, ये आपका ग्रेविटी हो जाएगा जहाँ पे अभी आप इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ नॉमिनल से क्वेश्चन है, सिंपल से। क्या, सबसे पहला है कि क्या ये बैरोमीटर जो है, ठीक है, क्या ये सिर्फ मरकरी के ही लिक्विड से काम करेगा, कोई और लिक्विड में काम नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है। थ्योरेटिकली ये हर लिक्विड के साथ काम करेगा। ठीक है। अगर आप मरकरी की जगह वाटर लेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन वाटर लेने के पीछे एक, वाटर ना लेने के पीछे कुछ रीजंस है। पहला रीजन ये है कि वाटर जो है वो ग्लास के साथ स्टिक करता है, तो जब ये मरकरी की जगह वाटर नीचे आएगा तो यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स रह जाएंगे। ठीक है ना, इस वजह से रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। ठीक। दूसरा रीजन ये है कि जो मरकरी की डेंसिटी होती है वो 13.6 के अप्रॉक्स होती है। ठीक है। हाँ, और जबकि वाटर की 1 के करीब होती है। ठीक है। तो जब आप डेंसिटी 13.6 रखते हैं तो जो हाइट आती है वो कंपेरेबली कम आती है। ठीक है। यानी कि आपका जो बैरोमीटर है वो कम हाइट का भी है, यानी कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो ज़्यादा हाइट की नहीं है, तो भी आप जो है प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब आप रो को 1 रखेंगे जो कि बहुत लो है इसके मुकाबले, तो आपकी हाइट क्या होगी, 13 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि आपको, जो आप मान लेते हैं अगर आपने प्रेशर मेजर करने के लिए 1 मीटर का बैरोमीटर बनाया है, मरकरी यूज कर रहे हैं, और अगर आप वाटर यूज करेंगे तो आपको 13 मीटर का बैरोमीटर ऊंचा बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है, वो मतलब हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी इसकी यूनिट होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो या पर लीटर हो, जो भी यूनिट हो, कभी यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं। जो भी यूनिट इसकी होती है वही यूनिट इसकी होती है, दोनों का रेशियो हम कह रहे हैं 13.6 का होता है। ठीक है। तो वो अगर आप मरकरी की जगह वाटर यूज करेंगे तो आपको जो हाइट में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बैरोमीटर की, वो 13.6 टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए हम मरकरी को ही यूज करते हैं। बाकी ये जो बैरोमीटर मैंने बनाया ये बिल्कुल सिंपलेस्ट बैरोमीटर है। अगर आप जो है और बैरोमीटर्स, मतलब जब आप बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद और सारे बैरोमीटर आए। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बैरोमीटर में बहुत सारी कमियां हैं। पहला तो कमी यही है कि ये बैरोमीटर उतना मोबाइल नहीं है, इसको आप कहीं ले नहीं जा सकते क्योंकि इसमें मरकरी है और फिर ये सब आपको पता है। ठीक है। अब पूरा सिस्टम ऐसे ही ओपन है ना, तो आप ले नहीं जा सकते हैं। दूसरा दिक्कत ये है कि क्योंकि इसका जो ये अपर पार्ट ये ओपन है, ठीक है, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे टाइम के साथ साथ इसमें डस्ट पड़ेगी, और डस्ट पड़ेगी तो मरकरी है उसकी डेंसिटी में चेंज आ जाएगा, कॉन्टेमिनेशन आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये रीडिंग सही नहीं देगा। ठीक है। तो और भी कई, तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस तरीके के बैरोमीटर्स को नहीं यूज़ करते हैं। बैरोमीटर हमारे पास जो होते हैं वो इससे ज़्यादा अच्छे बने हुए होते हैं, लेकिन बैरोमीटर के पीछे की जो सिंपल फिजिक्स है वो यही है। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, जो भी प्रेशर आपको मेजर करना है उसको लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उससे कंपेयर करके आप वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई बॉडी लिक्विड में सबमर्ज की जाती है, खोई जाती है, ठीक है ना, तो उस पे एक बायोन्स फोर्स, ठीक है, आप बायोन्स फोर्स कह दो चाहे आप अपथ्रस्ट, ठीक है, तो बायोन्स फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। ये जो बायोन्स फोर्स है ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी के इक्वल, किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है। तो
क्या कह रहा है प्रिंसिपल? ये कह रहा है कि जो बायोन फोर्स है एफ पी वो इक्वल है वेट ऑफ इट डिस्प्लेस्ड। अब ये बायोन फोर्स क्यों लग रहा है? ये बायोन फोर्स लगने का पीछे का रीजन है प्रेशर डिफरेंस होना, क्योंकि हम पहले ही टॉपिक में बता दिए थे, फिर भी कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड भरा हुआ है, अब इस लिक्विड की डेंसिटी मान लो। अब इसमें मैंने एक बॉडी मान लेते हैं फुल्ली सबमर्ज कर दी, देर के लिए मान लेते हैं मैंने बॉडी को फुल्ली सबमर्ज कर दी। तो जब हम सबमर्ज करेंगे तो इसके हर पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा, इधर से हर तरफ से, ठीक है ना, और इधर से हर तरफ से। के सरफेस पे हर पॉइंट पे लग रहा होता, आगे से पीछे से हर तरफ से, लेकिन ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब जो नीचे से फोर्स लग रहा होगा F2 और जो ऊपर से फोर्स लग रहा होगा F1, उन दोनों में डिफरेंस होगा। क्यों? हाइट की वजह से। F1 फोर्स H1 हाइट पे लग रहा है और F2 फोर्स H2 हाइट पे लग रहा है। तो जो H2 हाइट है वो ज्यादा है, F2 ज्यादा होगा, F1 क्या होगा? कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि F2 ज्यादा है और F1 कम है, यानी कि एक नेट फोर्स कि किसके बराबर होगा? F2 माइनस F1 के बराबर होगा, वो लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि F2 ऊपर की डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसी को हम कह देते हैं बायोस फोर्स। बायोस फोर्स क्या होता है? एक्चुअल में F2 माइनस F1 होता है, ठीक। अब अगर हम F2 और F1 की वैल्यू लिखना चाहें तो बहुत आसानी से, पीछे मैंने निकाला है। F2 क्या है? F2 है प्रेशर एट टू एरिया ए। मान लेते हैं कि ये जो बॉडी हमने बनाई है, इस ये मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ये क्यूब है मान लेते हैं ये, और इस क्यूब का बेस एरिया ए है, ठीक है, और हाइट मान लेते हैं एच है। क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, इसका एरिया बेस एरिया क्या है? ए है, और हाइट इसकी क्या है? एच है, ठीक है। तो F2 की जगह आ जाएगा P2 × A, ठीक है, माइनस F1 की जगह आ जाएगा P1 × अब P2 की जगह आ जाएगा एच रो जी से H2 और रो, ठीक है। P2 की जगह क्या आ जाएगा? H2 रो और G इंटू एरिया ए, माइनस P1 की जगह आ जाएगा H1 रो जी ए। तो अगर हम रो जी ए कॉमन ले लें, देगा हमें H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1, H2 क्या है? ये पूरी यहाँ तक हाइट, H1 यहाँ तक है, तो H2 माइनस H1 H है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं? H A को एक साथ लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो जी अलग करे ले रहे हैं। अब जो H इंटू ए आ रहा है, ये क्या हो गया? ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो, जिस बॉडी को हमने सबमर्ज किया है, जिस बॉडी को हमने सबमर्ज किया है, ये का वॉल्यूम H इंटू ए हो गया। कैसे? इसकी हाइट H है और एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे डेंसिटी आ रही है रो, डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की, इंटू ग्रेविटी जी। अब अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज, अच्छा हम ये जानते हैं कि जैसे इस पेन का वॉल्यूम अगर V है और इस पेन को हम लिक्विड में डुबो दें पूरा, तो ये उतनी ही जगह लेगा, उतना ही स्पेस एक्वायर करेगा जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है। और जब उतना ही स्पेस ये एक्वायर करेगा जितना इसका वॉल्यूम, जिसका इसका जितना इसका वॉल्यूम है, तो उतना ही लिक्विड वहां से हट जाएगा इसको स्पेस देने के लिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज जो है, इसी को हम लिख सकते हैं कि ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कह सकते हैं, ठीक। जितना बॉडी का वॉल्यूम, जितना पार्ट वॉल्यूम उसका सबमर्ज होगा, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मास हो जाएगा, और इंटू ग्रेविटी वेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड। और यही हमारा बायोन्स फोर्स तरीके से आर्किमिडीज जो कहता है उसका मैंने यहाँ पे प्रूफ कि जो बायोन्स फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा होता है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एपरेंट वेट पूछे,
अपरेंट वेट क्या होना चाहिए? अपरेंट वेट का मतलब क्या है? अपरेंट वेट का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिए जाते हैं कि जब कोई बॉडी वाटर के अंदर सबमर्ज होती तब तक वो बहुत हल्की लगती है उठाने पे, ठीक। और जैसे ही हम उसको वाटर से बाहर निकालते हैं कि रियल वेट का पता चलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बॉडी वाटर में है, जैसे जब तक ये बॉडी इसके अंदर है, वाटर के अंदर है, तब तक इसका वेट नीचे क्यों लग रहा है, डब्लू लग रहा है। और बायस फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है? तो क्या हो रहा है कि जो वेट नीचे क्यों लग रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है नीचे से बायस फोर्स, ठीक है। आप अगर इसको कुछ फोर्स लेके उठाना चाहते हैं तो आपकी ही डायरेक्शन में बायस फोर्स भी ऊपर क्यों लग, से आपको इसके वेट को उठाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़े, ये बात की नहीं। लेकिन जब जो है मतलब जब हम इसको लिक्विड के बाहर निकाल लेते हैं तो बायस फोर्स वैनिश हो जाता है, फिर आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है जितना बॉडी का खुद का वेट है, ठीक है। तो एपरेंट वेट का मतलब है यहाँ पे, जब तक बॉडी लिक्विड के अंदर है तो उसका जो वेट आपको अपीयर होता है उसी को आप एपरेंट वेट करें, ठीक है। जब जब तक बॉडी लिक्विड के अंदर है तो उसका जो भी वेट अपेयर होता है वही उसका एपरेंट वेट है। और एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, जो रियल वेट है उससे बायस फोर्स को आपको घटा। अब अगर इस जो बॉडी है, अगर इस बॉडी का डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस बॉडी का, देखो एपरेंट वेट का फॉर्मूला तो हमें यही लगाना है। एपरेंट वेट का फॉर्मूला जो हमें लगाना है, या डब्ल्यू एपरेंट लिख देते का फॉर्मूला हमें यही लगाना है, डब्ल्यू माइनस एल पी, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है कि ये बॉडी हॉलो है या सॉलिड है, कैसी, क्यों? ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा उसमें बताया जाएगा कि बॉडी सॉलिड है या क्या है, ठीक? अगर ये बॉडी सॉलिड है, मान लेते हैं अगर ये बॉडी सॉलिड है और इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और सॉलिड बॉडी, अगर सॉलिड बॉडी है, अगर सॉलिड बॉडी है तो आप वेट की जगह लिख सकते हैं एरिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी सिग्मा टू ग्रेविटी जी, माइनस बायस फोर्स की जगह वी रो जी तो आई, यहाँ निकाला था भाई, ये वी रो जी तो बना था, ठीक। अब वी और जी कॉमन है, सिग्मा माइनस रो, तो ये एपरेंट वेट का फॉर्मूला सिग्मा माइनस रो, ठीक है। अगर ये बॉडी क्या है तुम्हारी, अम, अगर ये बॉडी तुम्हारी क्या ऐसी है, सॉलिड है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये सॉलिड नहीं है तो आप सिग्मा फिर नहीं यूज कर सकते। हाँ, अगर ये बॉडी सॉलिड नहीं है तो एक काम और यूज हो सकता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, फॉर अदर बॉडी, कोई भी बॉडी है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, कैसी भी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि वी एपरेंट वेट जो है ई जी इंटू सिग्मा इफेक्टिव माइनस रो। अब जहाँ सिग्मा इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इफेक्टिव डेंसिटी का मतलब है, मान लेते हैं इस सबमरीन का हम एग्जाम्पल ले। सबमरीन में क्या होता है, पूरे मतलब जो है बनी तो वो पूरी आयरन से है, ठीक है। लेकिन सबमरीन में क्या होता है, टैंकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी को अंदर भर लेते हैं। अब जब वो पानी को अंदर भर लेते हैं तो क्या होता है कि उसका वेट बढ़ जाता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसकी इफेक्टिव डेंसिटी में चेंज आता है, ठीक है। जब आप इफेक्टिव डेंसिटी को इस जी से, रो से कम रखते हैं तो आपका एपरेंट वेट पॉजिटिव आता है। एपरेंट वेट पॉजिटिव आने का मतलब है कि सबमरीन वाटर पे ऊपर तैरती रहती है। जब आप क्या करते हैं और पानी इंटेक कर लेते हैं अंदर सबमरीन के अंदर, और जब और पानी इंटेक कर लेते हैं और ऐसा कुछ कर लेते हैं कि आपका जो सबमरीन का इफेक्टिव डेंसिटी है वो और वाटर की जो डेंसिटी है वो बराबर हो जाए, तो एपरेंट वेट हो जाता है उस केस में। इसमें एपरेंट वेट क्या हो जाता है, जीरो। जब एपरेंट वेट जीरो हो जाता है तो वो सबमरीन जो है वो किसी भी डेप्थ पे जहां भी है वहीं पे वो तैरती रहती है, बिना और बिना ऊपर सरफेस पे आए और अंदर ही अंदर तैरा करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो सिग्मा इफेक्टिव है इसको चेंज करके बाई टेकिंग वाटर इन और अब जो है फोर्सिंग वाटर आउट, तो की मदद से हम क्या करते हैं, सिग्मा इफेक्टिव को चेंज करके एपरेंट वेट जो होता है उसको चेंज करते हैं सबमरीन का, जिसकी वजह से सबमरीन क्या करती है, ऊपर या नीचे आराम से जा सकती है, ठीक है। ये। अच्छा, बाकी कुछ सिंपल से क्वेश्चंस
मतलब ये तो खैर बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे एक नीडल है, वो भी आयरन की होती है। अब अगर हम नीडल को पानी में डालेंगे वो डूब जाएगी, ठीक है। लेकिन आयरन का इतना बड़ा शेप होता है, वो नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि नीडल जो है वो पूरी सॉलिड सॉलिड आयरन की बनी हुई है, जबकि शिप सॉलिड आयरन का नहीं है। एक्चुअल में वो आयरन का बना हुआ है, लेकिन बीच में वो हॉलो है, और हॉलो में एयर है, ठीक है। और क्योंकि वो हॉलो बनाया गया है तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जब शिप का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और जब शिप पानी में मतलब सी में आता है, तो क्या करता है, ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होता है वी, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बायंस फोर्स लगता है, ठीक है। और जब ये ज़्यादा बायंस फोर्स लगता है तो उसकी वजह से शिप क्या होता है, आराम से तैर पाता है। लेकिन फिर भी जो शिप होता है उसमें इतना ज़्यादा बायंस फोर्स नहीं चाहिए होता है कि शिप पलट ही जाए। मान लेते हैं कि शिप जो है, अगर शिप पे ज़्यादा बायंस फोर्स रहा और शिप सरफेस पे ज़्यादा ऊपर रहा, तो शिप के ओवरटर्न होने के चांसेस होते हैं। तो शिप में इतना बायंस फोर्स जनरेट होना होता है, का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लिक्विड के अंदर ही रहे, नहीं तो शिप क्या हो जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा। ऐसा करने के लिए ऐसा करने के लिए शिप में क्या होता है, जैसे शिप अगर खाली है, खाली शिप में एक्स्ट्रा लोड लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो शिप होते हैं उसकी जो मतलब जो भी शिप होता है, मान लीजिए ऐसा कोई शिप है, तो इस शिप पे एक मार्क बना रहता है, ठीक है ना। इस मार्क के मतलब इस मार्क के नीचे, मतलब इस मार्क के मतलब एक दो, एक या दो या तीन जैसे भी मार्क वो बनाते हो, मार्क बनाते हैं। इस मार्क ये मार्क आपको डिसाइड करते हैं कि कितना लोड है शिप पे, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है शिप को सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मार्क मान लेते हैं बिल्कुल यहाँ पे है पानी का लेवल, और ये मार्क आपके ऊपर है, आप ये नहीं सोचिए कि जो है पानी मतलब जो है डेप्थ कम है ना। फ्लड वाला नहीं है, फ्लड के उल्टा है, क्योंकि फ्लड मतलब यहाँ पे दोनों चीजें देखनी है। अगर पानी एक मार्क के ऊपर आ गया तो भी शिप के डूबने का डर है, लेकिन अगर पानी एक मार्क के नीचे रहा तो भी शिप के ओवर टर्न होने का डर है, ठीक है। फ्लड में क्या होता है, फ्लड में जो मार्किंग होती है उससे हम ये देखते हैं कि हाँ, अगर मतलब रिवर वाटर का जो है लेवल इतने पानी से ऊपर हो गया तो फ्लड से बच खतरा हो सकता है, ठीक है। और नीचे रहेगा तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हमको दोनों ही मार्ग को ध्यान देना होता है। ज़्यादा नीचे रहेगा, ठीक है, तो भी दिक्कत है, शिप ओवरटर्न हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ऊपर होगा तो शिप डूब सकता है, ठीक है। तो इन मार्ग के अकॉर्डिंग ही शिप पे लोड डाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, मतलब कोई बॉडी कब फ्लोट करेगी और कब वो, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, ठीक है? मान लेते हैं कोई भी लिक्विड है। अब इस लिक्विड में आप एक ब्लॉक को डालते हैं। जब ये ब्लॉक आप इस लिक्विड में डालेंगे तो जरूरी नहीं कि ये इसमें मतलब पूरा ही डूब जाए। हो सकता है ये पार्शियली डूबा हो और पार्शियली तैरता रहे, ठीक। क्या हो सकता है ये पूरा ही मतलब डूबा रहे और डूबा डूबा तैरे। क्या हो सकता है ये पूरा सिंक कर जाए, नीचे आ जाए, ठीक है। अब हमें हमें ये निकालना है कि हमें ये चेक करना है कि ये बॉडी इस पे सिंक करेगी कि क्या हो गई, मतलब सिंक करेगी या कैसे क्या होगा, ठीक। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि हमने इस बॉडी को जबरदस्ती इसमें पूरा डुबो दिया, ठीक। मतलब अगर ये डूब नहीं भी रही है तो इसमें हमने क्या किया, इसको बाई फोर्स इसको पूरा डुबो दिया। जब ये पूरा डूब गई, ठीक है, तो इस पे जो बायोस फोर्स लग रहा है उसको हम कैलकुलेट कर ले। ऐसा करने के लिए हमें एक्चुअली में इसको डुबाने की जरूरत नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस पे मैक्सिमम कितना, इसका वॉल्यूम मान लो P है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पे मैक्सिमम बायोस फोर्स कितना लग सकता है, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम बायोस फोर्स इस पे निकालें तो वो होगा वी रो जी। जब ये पूरी तरीके से डूब जाएगी, चाहे वो खुद डूब जाए या आप डुबाए, दोनों केस में जब ये पूरी तरीके से डूबी होगी तो इस पे जो बायस फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक। क्लियर है। अब आपने क्या किया, मैक्सिमम बायस फोर्स लगा दिया, निकाल लिया। नेक्स्ट इस बॉडी का खुद का कुछ वेट होगा जो कि आपको पता होगा। अगर आपको वेट नहीं पता है तो आपको ये बताया जाएगा कि इस बॉडी की डेंसिटी इतनी है, अगर वो सॉलिड है। अगर वो सॉलिड नहीं है, जैसे शिप वगैरह का केस है, तो वो सॉलिड तो नहीं होता है ना। तो उस केस में आपको वेट पता होगा। और अगर वेट अगर नहीं, तो अगर आप कोई सॉलिड बॉडी कह दिया, आयरन ब्लॉक है या वुडन ब्लॉक है,
तो आपको डेंसिटी दे देंगे, उससे आप उसका वेट निकाल लेंगे। यानी पहले आपने मैक्सिमम बायलेंस फोर्स निकाल लिया और दूसरा आपको वेट, ये दो बातें आपको पता होंगी। अब आप इनको कंपेयर करेंगे। पहला केस, अगर आपका मैक्सिमम बायलेंस फोर्स जो आता है वो ज़्यादा आता है और वेट कम है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बॉडी जो होगी, है ना, विल फ्लोट, बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी, तैरेगी, है ना, वाइल पार्शियली इमर्स, जबकि उसी दौरान ये क्या रहेगी? पार्शियली इमर्स रहेगी, यानी डूबी रहेगी लेकिन पार्शियली डूबी रहेगी, पूरी तरीके डूबी नहीं रहेगी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा होगा आपने, आपकी बॉडी ऐसे तैर रही है ना, और ये क्या है? पार्शियली इमर्स है, इसका कुछ पार्ट डूबा है, कुछ पार्ट ऊपर। ठीक। अब अगर हम इस केस में बायलेंस फोर्स पूछे तो वो कितना होगा? ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बायलेंस फोर्स जो है ना वो वेट से बड़ा है, ठीक है, वेट से क्या है? बड़ा है। तो इस पे जो बायलेंस फोर्स लगेगा वो इस मैक्सिमम के बराबर नहीं होगा, जो बायलेंस फोर्स इस पर लग रहा होगा इस केस में वो इसके वेट के बराबर, क्योंकि जो बायलेंस फोर्स इस पे लग रहा है वो वेट के बराबर है ना, और इसीलिए क्या है? ये पार्शियली डूबी हुई, ताकि यहाँ पे जो बायलेंस फोर्स में वॉल्यूम है वो कम आए, ताकि ये वेट और बायलेंस फोर्स बैलेंस हो। ठीक है, बायलेंस फोर्स ऊपर क्यों लगता है, वेट नीचे क्यों लगता है? अगर इस पर मैक्सिमम बायलेंस फोर्स लग रहा होगा तो बॉडी क्या करेगी? फिर से ऐसे पुश होकर ऊपर की ओर उछल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो बायलेंस फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम जो लग सकता है उस पर, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपकी बॉडी डूब नहीं रही है, अगर डूब गई पूरी तरीके से, तो यानी इसका मतलब ये है कि बायलेंस फोर्स इतना ज़्यादा था ही नहीं कि वो वेट को बैलेंस कर पाता। ठीक है, इसमें तो उस बॉडी पे जो बायलेंस फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अगर बॉडी तैर रही है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम बैलेंस फोर्स जो है वो उस पर काम नहीं कर रहा, उस पर उतना ही बैलेंस फोर्स काम कर रहा है जितना उसका वेट है। ठीक है, इस केस में बैलेंस फोर्स जिस पे काम कर रहा होगा वो वेट के बराबर, यानी बैलेंस फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जैसा हमने फ्रिक्शन में देखा था। जब तक बॉडी मूव नहीं करती थी तब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन के बराबर होता। ठीक है, और जैसे ही बॉडी मूव करने लगती थी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लगता था उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप सीधे से मतलब जो है बैलेंस फोर्स वी रो जी निकाल के और कह देंगे कि यही बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो आंसर गलत होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉडी फुल्ली सबमर्ज हो रही है, पार्शियली सबमर्ज हो रही है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट केस है सेकंड, कि मैक्सिमम बैलेंस फोर्स जो है ना वो वेट के बराबर होता है। उस केस में यही केस होगा, ये जो मैंने बनाया है, ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम। क्या, कि बॉडी क्या करेगी? पूरी तरीके से डूबी होगी लेकिन तैरती रहेगी। तैरती रहेगी का मतलब है अगर तुम इसको इस हाइट पे छोड़ दो तो भी तैरती रहेगी, इस हाइट पे छोड़ दो तो भी तैरती रहेगी, मतलब जिस भी हाइट पे आप उसको छोड़ देंगे उस हाइट पे वो तैरती रहेगी, लेकिन पूरी तरीके से सबमर्ज रहेगी, बॉडी फुल्ली सबमर्ज रहेगी। मतलब बॉडी विल फ्लोट, बॉडी फ्लोट तो करेगी वाइल फुल्ली सबमर्ज, वाइल फुल्ली सबमर्ज, पूरी तरीके से सबमर्ज रहेगी, है ना। एग्जाम्पल हो सकता है सबमरीन का। ठीक, और तीसरा केस है कि आपका मैक्सिमम फोर्स जो है ना, मैक्सिमम बायलेंस फोर्स, तो आप अच्छा इस केस में भी आपका जो बायलेंस फोर्स लग रहा हो, क्योंकि आपका मैक्सिमम बायलेंस फोर्स वेट के ही बराबर है, तो जो बायलेंस फोर्स आपकी बॉडी पे लग रहा होगा वो भी वेट के ही बराबर। अब अगर मैक्सिमम बायलेंस फोर्स कम है और वेट ज़्यादा है तो क्या होगा? बॉडी सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, बॉडी विल सिंक, बॉडी हो जाएगी, डूब जाएगी। अच्छा, बॉडी डूब जाएगी लेकिन उस पर जो बायलेंस फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? वो वेट ऑफ बॉडी के ही बराबर होगा। के बराबर होगा वेट ऑफ बॉडी के। क्यों? बस ये है कि यहाँ पे बैलेंस फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि वो वेट को बैलेंस कर पाए। सॉरी, बैलेंस फोर्स वेट के बराबर नहीं होगा। अगर बैलेंस फोर्स वेट के बराबर हो गया तो बॉडी क्या हो जाएगी? तैरने लगेगी ना। यहाँ पे बैलेंस फोर्स जो होगा वो उतना होगा जितना मैक्सिमम बैलेंस फोर्स था। ठीक है, वेट से कम रहेगा। ठीक है, क्लियर होगी की बात नहीं? तो जब तक बॉडी फ्लोट करती है तब तक बायलेंस फोर्स और वेट बराबर होते हैं, लेकिन जब बॉडी सिंक कर जाती है तो बायलेंस फोर्स क्या होता है?
वेट के बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इससे आप कोई भी क्वेश्चन होगा फ्लोटेशन का आप कर सकते हैं कि बॉडी किस केस में तैरेगी, किस केस में। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम चाहते, देखो सेम क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और मतलब जो है चेंज कर सकते हैं। हम चाहे बायोस फोर्स की जगह लिख सकते हैं बी रो जी लिख सकते हैं, और बॉडी के जो वेट है क्या हम क्या लिख सकते हैं, बी सिग्मा जी। और हम कहते हैं कि रो जी बी और जी तो बराबर है, और रो और सिग्मा को कंपेयर करके हम बता सकते हैं, ठीक है, कि अगर सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉडी वो ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है तो बॉडी डूब जाएगी। अगर सिग्मा बॉडी की डेंसिटी कम है, लिक्विड की ज़्यादा है, तो बॉडी तैरेगी, है ना। लेकिन ये तभी हम कह सकते हैं जब बॉडी सॉलिड हो। जब बॉडी सॉलिड नहीं है तो ये बात नहीं कह सकते। केस में हाँ हम ये कह सकते हैं सिग्मा कीजिएगा, सिग्मा इफेक्टिव। तो अगेन जो पीछे हमने अपरेंट वेट करके निकाला था वो वाले से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर सॉलिड बॉडी है तो उस केस में मतलब जो है बायन्स फोर्स ना होगा। हाँ क्या कह रहे हो। हाँ, लिक्विड में भी बायन्स फोर्स लगता है, मतलब जैसे वाटर है, वाटर पे आप ऑयल डालते हैं तो ऑयल जो है वाटर पे तैरता रहता है। ये भी आप कह सकते हैं बायन्स फोर्स का ही एक एग्जांपल है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब वाटर के स्पीड में कम होती है। हाँ तो यही है, बायन्स फोर्स काम करता है जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर है। मतलब अगर आप नीचे भी छोड़ देंगे तो लिक्विड ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, सॉरी ऑयल ऊपर आ जाएगा। ठीक है। ये जो है पर हमारी गाड़ी में पेट्रोल में वाटर चला गया था, ठीक है? तो जो पानी में पेट्रोल, मतलब पानी और पेट्रोल मिक्स हो गए थे जिसकी वजह से गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही थी। तो हमने मैकेनिक की एक टेक्निक देखी, पानी को पेट्रोल से कैसे उसने अलग किया। तो पता है क्या किया, पहले बॉटल ली, बॉटल में पूरा पेट्रोल और पानी पूरा भर लिया, पूरा। ठीक। अच्छा तुम लोग वैसे उसमें करते हैं, हमने ये पहली बार टेक्निक, हाँ हमने ये टेक्निक पहली बार देखी। जब उसने भर दिया तो उसमें क्या था, अच्छा हमने तो पहली बार देखी थी। क्या हुआ कि उसने इसमें पूरा वाटर और पेट्रोल था वो पूरा भर दिया, वाटर और पेट्रोल एक ही में। और नीचे वाटर था उसके, है ना, और ऊपर पेट्रोल था। तो उसने क्या किया, पूरी बोतल को उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया उसने तो कुछ उल्टा करने के बाद थोड़ी देर रुका रहा। जब उल्टा कर दिया और नीचे हाथ लगाए हुए थे, यहाँ पे हाथ लगाए हुए, तो उसने क्या किया, जब उल्टा कर दिया तो पेट्रोल ऊपर आ गया, है ना, पेट्रोल ऊपर आ गया और वाटर नीचे आ गया। और फिर उसने क्या किया, धीरे से हाथ को खोला, है ना, और वाटर जो है बाहर की ओर निकल गया। और वाटर जैसे जैसे बाहर निकलता जाए पेट्रोल नीचे आता जाए, और बस वो देखते जाए और फिर रोक ले अपने आप को, जैसे क्योंकि टर्बुलेंस की वजह से वापस से मिल जाते हैं ना, फिर रोक ले। फिर जो है जब यहाँ पे पानी आ जाए फिर हल्का सा रिलीज कर दे, इस तरीके से। तो ये टेक्निक सोची नहीं थी। पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लो। पहला है टाइप स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन। लाइन फ्लो क्या है, देखो जैसे अगर लिक्विड मान लेते हैं फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी, और ऐसे फ्लो कर रहा है कि मान लेते हैं यहाँ का जो पार्टिकल, मतलब एक लाइन हम मान, अब इस लाइन पे जो भी पार्टिकल, मान लेते हैं ये पार्टिकल है, तो ट्रेवल करके यहाँ पे इस तरीके से गया, इसके बाद आने वाला पार्टिकल भी सेम पाथ फॉलो करे। और जैसे यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ v2 थी, यहाँ v3 थी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ 5 थी, फिर 7 हो गई, फिर मान लो 10 हो गई। तो जो पहला पार्टिकल था उसकी यहाँ पे 5 थी, फिर 7 थी, फिर 10 हो गई। तो जो दूसरा पार्टिकल है वो भी सेम पाथ को फॉलो करे और उसकी भी वेलोसिटी सेम यही रहे, यहाँ पे 5, यहाँ 7, यहाँ 10। हाँ क्या चीज़, हाँ मतलब, हाँ नहीं रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे जीरो नहीं होती है कि वो उसमें देखेंगे हम। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इसके नीचे कोई दूसरी लेयर है, ठीक है, तो वो भी उसी उसमें फ्लो कर रही है, ठीक है। तो
क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है, सीधा सा, कि जब कोई बॉडी, जब कोई लिक्विड ऐसे फ्लो करे कि उसमें जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करे जो उससे प्रिसीडिंग वाले पार्टिकल्स ने फॉलो की। इस टाइप के फ्लो को हम, हाँ, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या है? लैमिनार फ्लो जो है वो भी एक स्ट्रीम लाइन का ही एक एग्जाम्पल है। बस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लिक्विड हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा हो, मान लेते हैं कोई लिक्विड हॉरिजेंटली फ्लो कर, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं कि जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो उसमें हम डिफरेंट लेयर्स कंसीडर कर सकते हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट लेयर है, के नीचे एक और लेयर है, मान लेते हैं लेयर वाइज लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये जो लेयर्स हैं ये इंटरमिक्स नहीं हो रही आपस में, ठीक है। तो हम ऐसे फ्लो को कहेंगे कि ये लैमिनार फ्लो, ठीक है। और तीसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो जो है वो आप ऐसे ही समझ लो कि उसमें क्या होता है कि स्ट्रीम लाइन की कंडीशन फॉलो नहीं होती, क्योंकि पहला पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करके गया होगा दूसरा पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। पार्टिकल किसी भी रैंडम उस पर मूव करता है। मान लेते हैं लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें जो पार्टिकल है वो, मतलब कोई ऐसे जा रहा है कोई, अब क्या, हाँ कर्ल फ्लो कर, कर्ल फ्लो क्या होता है एक्चुअल में जो है, मतलब ये इनका फ्लो आपस में मिक्सिंग होता रहता है, ठीक है ना, फ्लो भी करते रहते हैं। और जैसे ये वाला पार्टिकल इस तरीके से गया तो इसके बाद वाला पार्टिकल जरूरी नहीं ऐसे जाए, हो सकता है वो ऐसे चला जाए किसी भी डायरेक्शन, वो स्ट्रीम लाइन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल है, जैसे आप टैप को ऑन करो तो टैप को जब आप फुल ऑन कर देते हो तो वाटर जिस जैसे नीचे आता है वो टर्बुलेंट फ्लो। अगर आप उसको धीरे धीरे स्लो करें तो आप देखेंगे कि टैप को जैसे जैसे धीरे करेंगे तो उसका जो फ्लो है, जैसे जैसे आप उसको कंट्रोल करते जाएंगे वैसे वैसे वो फाइन होता जाएगा, ठीक है ना। फाइन होता जाएगा तो वही फ्लो लैमिनार फ्लो बने, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि लैमिनार फ्लो जब होता है, ठीक है, तो वाटर अगर मतलब आपका जो भी आपका लिक्विड है अगर वो ट्रांसपेरेंट है और एक तरीके से कह सकते हो कि अगर ट्रांसपेरेंट है तो आपको बिल्कुल उसका मतलब उसके पार दिखाई देगा इधर से उधर क्या है, ठीक है। यानी जैसे कोई नदी है तो नदी में फ्लो हो रहा है और आप नीचे गहराई में देख पा रहे हो उसमें, इसका मतलब है कि उसमें फ्लो बिल्कुल लैमिनार फ्लो हो रहा है, सिंपल फ्लो। अब इसमें जबकि उसी में पानी वही है, सब कुछ वही है, अगर कोई कंटेमिनेशन ना ले और लेकिन टर्बुलेंट फ्लो हो रहा हो तो क्या होगा, फ्रॉथ टाइप के बनेंगे और वो आप जो है पानी को आप वैसे नहीं देख सकते जैसे आप देख। तो आप लेम, हाँ लेम लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा फ्लो होता है जिसमें हम देख नहीं सकते हैं ट्रांसपेरेंट होते हुए भी, वो हमारा टर्बुलेंट है, और बाकी जब फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। अब जो हमें इक्वेशंस पढ़नी है वो हमारी स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है, के लिए जो इक्वेशंस हम बर्नौलीज की पढ़ेंगे वो सब इसके लिए पढ़ेंगे ऑफ क्वांटिटी। तो कंटिन्यूटी क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्यूब है या जो लिक्विड है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है एक्स एंड से वाई एंड तक। एक्स एंड पे उसका एरिया A1 है, वाई एंड पे उसका एरिया A2, ठीक है। और एक्स एंड पे जो इसकी वेलोसिटी है वो V1 है और वाई एंड पे जो वेलोसिटी है वो V2, ठीक है। अब देखो, तो अगर हम एक स्मॉल टाइम लें, है ना, तो इन टाइम टी, स्मॉल टाइम ले लो या थोड़ा सा टाइम ले लो, टाइम टी, ई टाइम में अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग, ऑफ लिक्विड एंटरिंग, कितना लिक्विड एंटर कर रहा है, अगर वो हम निकालें, अगर हम ये निकालें कि टी टाइम में कितना लिक्विड एंटर कर रहा है। देखो जब लिक्विड एंटर करेगा V1 स्पीड से तो टी टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस होगी V1T होगी ना। अब क्योंकि जो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है वो क्या लिया है, वो चेंजिंग लिया है, हर जगह सेम नहीं लिया है। भाई हमने माना है कि एरिया कम हो रहा है, इसीलिए जो टाइम है ना वो हम स्मॉल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्मॉल टाइम ले रहे हैं। स्मॉल टाइम लेने से क्या फ़ायदा होगा, स्मॉल टाइम लेने से ये फ़ायदा होगा कि जो
डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि एरिया में चेंज आए, ठीक है। इसलिए अगर हम अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग निकालना चाहें तो हम सीधे एरिया इंटू वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। सॉरी मतलब वॉल्यूम, एरिया इंटू वॉल्यूम मैंने बोल दिया, एरिया इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, A1 इंटू V1 dt, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग, कितना लिक्विड एंटर कर रहा है, अगर स्मॉल टाइम dt में निकालना चाहे तो वो है A1 V1 इंटू dt, ठीक। इसी तरीके से अगर हम ये निकालना चाहें कि इस एंड से कितना लिक्विड dt टाइम में लीव कर रहा होगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड लीविंग एट एंड वाई एंड पे कितना लिक्विड लीव कर रहा होगा एंटरिंग एट एंड एक्स, वो आएगा A2 इंटू V2 dt, ठीक। हम वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम फॉर्मूला एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू हाइट होता है। अब अगर हम देखें, अगर यहाँ पे लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, कि हम ये मान के चल रहे कि लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहा है, अगर वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जितना लिक्विड अब जितना लिक्विड पर सेकेंड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड पर सेकेंड लीव भी करेगा, ठीक है। जितना यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही यहाँ पे लीव करेगा, क्यों? क्योंकि लिक्विड यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कंप्रेस हो रहा होता तो हम ये कह सकते थे कि हाँ जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने इसका पहले भी दिया है, मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बॉल्स हैं, अब मान लेते हैं कम बॉल्स है, ठीक है, कम बॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, इधर से अगर हम मान लेते हैं बड़े से गैप से और बॉल्स को हम एंटर करा रहे हैं, और बॉल्स को हम क्या करा रहे हैं, एंटर करा रहे हैं, अंदर जा रही हैं। अब जब तक बॉल्स कम है तब तक ये बॉल्स इसी में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा एंड है, यहाँ पे कोई बॉल बाहर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो बॉल अंदर जा रही है वो एडजस्ट भी जा रही है। लेकिन अगर ये पूरा फुल हो, ये बॉक्स पूरी तरीके से भरा हुआ हो, तो क्या हो, जैसे ही आप एक बॉल यहाँ डालोगे एक बॉल यहाँ से बाहर आ जाएगी। अब चार बॉल आप एक साथ अंदर डाल लो तो चार बॉल यहाँ पे एक साथ बाहर निकलेंगे, लेकिन क्योंकि चार बॉल यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो आप चार बॉल जो डाल रहे हो एक मतलब दो एक साथ जा रही है मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, कम वेलोसिटी से अंदर जा रही, लेकिन क्योंकि सेम टाइम में उतना ही बॉल्स बाहर निकलना है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एरिया कम है और उसी टाइम में उतनी ही बॉल्स उतने ही वॉल्यूम को बाहर निकलना है, ठीक। तो अगर लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है तो जितना लिक्विड पर सेकेंड एंटर कर रहा होगा उतना ही लिक्विड पर सेकेंड लीव भी कर रहा होगा, ठीक है। क्या आप कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मैटर या कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नाम देना चाहो, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों बराबर होने चाहिए, A1 डी इक्वल टू A2 V2, यहाँ से dt dt कट जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V, ठीक है। या आप ये कह सकते हो A इंटू वी कॉन्स्टेंट, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है कि जैसे हम टैप ऑन करते हैं, मान लेते हैं टैप, जब हम टैप ऑन करते हैं तो टैप से जो वाटर निकलता है वो देखा होगा कि वो कुछ ऐसे निकलता है, जैसे जैसे वाटर नीचे जाता है वैसे वैसे वो थोड़ा सा उसका जो एरिया होता है, तो यहाँ पे जिस एरिया पे निकल रहा है वो कम होता जाता है ना। या ये कह दो कि पानी मतलब ऐसा लगता है कि पानी पहले ऐसे था और अब आपस में ऐसे सिकुड़ गया है ना, ये विड्थ कम हो जाती है, डायमीटर जो है यहाँ से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जैसे ही हम टैप खोलते हैं यहाँ पे एरिया मान लो A1 है और जो वाटर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है। अब जैसे ही लिक्विड नीचे आएगा तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो चुका, यानी यहाँ पे लिक्विड जब आएगा उसकी वेलोसिटी जो होगी V2 वो एक्चुअल में V1 प्लस टी होगी ना, इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो अगर वेलोसिटी बढ़ गई, ए इंटू वी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ गई तो एरिया क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एरिया कम हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ताकि ये इक्वेशन फॉलो हो सके, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी देखने का। बाकी दूसरा एग्जांपल है कि जैसे आप जो है आपके पाइप से पानी निकल रहा है और वो पानी धीरे धीरे निकल रहा है, ठीक है।
जब आप पानी को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इसके मतलब मेरे को दबा है ना, लेते हैं। उसको आप जो है किसी थंब से या किसी चीज से दबा देते हैं। जब दबा देते हैं आप छोटा सा एरिया छोड़ते हैं तो पानी दूर तक जाने लगता है। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि एक चीज और याद रखना है कि वॉल्यूम पर सेकेंड वो सेम रहता है। तो अगर आप दबा भी देते हो तो आपको लग रहा है कि पर कि जो है पानी कम बाहर आ रहा है, लेकिन पानी उतना ही बाहर आ रहा है ना। अगर एक बाल्टी भर रही है तो आप पानी हाथ लगा के भर रहे हैं तब भी उतने ही टाइम में पानी भरेगा, और चाहे आप हाथ हटा के भरे तब भी उतने ही टाइम में पानी, है ना। पानी की मतलब टाइम में कोई चेंज नहीं। ओके, तो एरिया इंटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहता है। आप इसको कहते हैं कि ये जो एरिया इंटू वेलोसिटी है, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, एरिया इंटू वेलोसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है ना। मीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ, तो वॉल्यूम पर सेकेंड ही तो आया। हाँ हाँ। ठीक, तो ये क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी आपको बताता है रेट को हम क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो क्यू होता है ए इंटू बी। क्या है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो यानी कि रेट ऑफ फ्लो का मतलब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, तो हम ए इंटू बी से डिनोट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड कांस्टेंट। ठीक है, आगे जरूरत पड़ने पे इसी को हम एम बाई रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम्म। यहाँ पे रो डेंसिटी है और एम क्या है, मास ऑफ लिक्विड एम मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। एम क्या है, फ्लोइंग पर मास सेकंड। ऑफ लिक्विड फ्लोइंग फ्लोइंग पर सेकंड। पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, ये सिंपल मास नहीं है, मास फ्लोइंग पर सेकेंड। क्यों ये मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, तो पहला तो रीजन यही है कि अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड मतलब क्योंकि लिक्विड पूरी पाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और लिक्विड आ रहा है जा रहा है, तो हम टोटल मास ले भी नहीं सकते एट अ पॉइंट। मान लेते टोटल मास किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है तो उसके टोटल मास को हम कंसिडर करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो जिस समय लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसी के मास को कंसिडर किया जाएगा, तो हम यूनिट मास यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले मास को consider। और दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पे यूनिट है, अब जो डायमेंशन है वो भी यही बता रही है कि एम जो होना चाहिए वो टोटल मास नहीं हो सकता, वो मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं ले रहे कि पूरा पानी इसमें भर गया फिर पूरा निकला, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि पर सेकंड जितना वाटर एंटर कर रहा है पर सेकंड उतना ही उधर से लीव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में ही ये है कि, कि मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर लगा रहे हैं कि कंडीशन में ही यह है कि हम पर सेकेंड एंटरिंग लिक्विड और पर सेकेंड लिविंग लिक्विड को बराबर लेंगे। ठीक है, और उसी से एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आज यहीं पे रखते हैं क्लास, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद हम लोग बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशन